नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहिणी का अकेलापन। अभी शाम के 4 ही बजे थे, लेकिन आसमान में घिर आए गहरे काले बादलों ने कुछ अंधेरा सा कर दिया था। तेज बारिश के साथ जोरों की आंधी भी चल रही थी। सामने के पार्क में पेड़ झूमते लहराते अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे। रमाकांत का मन हुआ कि कमरे के सामने की बालकनी में कुर्सी लगाकर मौसम का आनंद उठाएं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि रोहिणी का कमजोर शरीर तेज हवा सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने रोहिणी की ओर देखा। वह पलंग पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। रमाकांत ने पूछा, अदरक वाली चाय बनाऊं, पियोगी? अदरक वाली चाय रोहिणी को बहुत पसंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। मोहन से कहिए। वह बना देगा। उखड़ती सांसों से वह बड़ी मुश्किल से इतना कह पाई। अरे मोहन से क्यों कहूं? वह क्या मुझसे ज्यादा अच्छी चाय बनाएगा? तुम्हारे लिए तो चाय मैं ही बनाऊंगा, कहकर रमाकांत किचन में चले गए। जब वह वापस आए तो ट्रे में 2 कप चाय के साथ कुछ बिस्कुट भी रख लाए। उन्होंने सहारा देकर रोहिणी को उठाया और हाथ में चाय का कप पकड़ाकर बिस्कुट आगे कर दिए। नहीं जी, कुछ नहीं खाना, कहकर रोहिणी ने बिस्कुट की प्लेट सरका दी। बिस्कुट चाय में डुबोकर उनकी बात पूरी होने से पहले ही रोहिणी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। रोहिणी की हालत देखकर रमाकांत का दिल भर आया। उसका खाना पीना लगभग न के बराबर ही हो गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। वजन एकदम घट गया था। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि देखा नहीं जाता था। स्वयं को अत्यंत विवश महसूस कर रहे थे रमाकांत। कैसी विडंबना थी कि डॉक्टर होकर उन्होंने कितने ही मरीजों को स्वस्थ किया था, किंतु खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सके। बस धीरे धीरे रोहिणी को मौत की ओर अग्रसर होते देख रहे थे। उनके ज़हन में वह दिन उतर आया जब वह रोहिणी को ब्याह कर घर ले आए थे। अम्मा अपनी सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर निश्चिंत हो गई थीं। कोमल सी दिखने वाली रोहिणी ने भी खुले दिल से अपनी हर जिम्मेदारी को स्वीकारा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके सौम्य और सरल स्वभाव ने परिवार के हर सदस्य को उसका कायल बना दिया था। रमाकांत उन दिनों मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे। साथ ही घर के अहाते में एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल रखा था। स्वयं को एक स्थापित और नामी डॉक्टर के रूप में देखने की उनकी बड़ी तमन्ना थी। घर का मोर्चा रोहिणी पर डाल वह सुबह से रात तक अपने काम में व्यस्त रहते। नयनवेली पत्नी के साथ प्यार के मीठे क्षण गुजारने की फुर्सत उन्हें न थी, या फिर शायद जरूरत ही न समझी। उन्हें लगता कि रोहिणी को तमाम सुख सुविधा मुहैया कराकर वह पति होने का अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें कोई मतलब न था। रोहिणी का मन तो करता कि रमाकांत उसके साथ कुछ देर बैठें, बातें करें, लेकिन वह कभी उनसे यह कह नहीं पाई। जब कहा भी तब वे समझ नहीं पाए, और जब समझे तब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ रमाकांत की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। अपनी पुश्तैनी जायदाद बेचकर और सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने एक सर्वसुविधायुक्त नर्सिंग होम खोल लिया। रोहिणी ने तब अपने सारे गहने उनके आगे रख दिए थे। हर कदम पर वह उनका मौन संबल बनी रही। उनके जीवन में एक घने वृक्ष सी शीतल छाया देती रही। रमाकांत की मेहनत रंग लाई और सफलता उनके कदम चूमने लगी। कुछ ही समय में उनके नर्सिंग होम का बड़ा नाम हो गया। वहां उनकी मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ नर्सिंग होम पर ही ध्यान देने लगे। इस बीच रोहिणी ने भी रवि और सुनयना को जन्म दिया और वह उनकी परवरिश में ही अपनी खुशी तलाशने लगी। जीवन एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रहा था।
रमाकांत के लिए उनका काम था और रोहिणी के लिए बच्चे और सामाजिकता का निर्वाह। अम्मा बाबूजी के देहांत और ननद के विवाह के बाद रोहिणी और भी अकेलापन महसूस करने लगी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। रमाकांत के लिए पत्नी का अस्तित्व बस इतना भर था कि वह समय समय पर उसे गहने पड़े भेंट कर देते थे। उसका मन किस बात के लिए लालायित था, यह जानने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। जिंदगी ने रमाकांत को एक मौका दिया था। कभी कोई मांग न करने वाली उनकी पत्नी रोहिणी ने एक बार उन्हें अपने दिल की गहराइयों से परिचित कराया था, लेकिन वे ही उसकी बातों का दर्द और आंखों के सूनेपन को अनदेखा कर गए थे। उस दिन रोहिणी का जन्मदिन था। उन्होंने उसे कुछ प्यार दिखाते हुए पूछा था, बताओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूं। तब रोहिणी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई थी। उसने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा था, तोहफे तो आप मुझे बहुत दे चुके हैं, अब तो बस आपका सान्निध्य मिल जाए, वह भी मिल जाएगा। बस कुछ साल मेहनत से काम कर लें, अपनी और बच्चों की जिंदगी सेटल कर लें, फिर तो तुम्हारे साथ ही समय गुजारना है। कहते हुए उसे एक कीमती साड़ी का पैकेट थमा रमाकांत काम पर निकल गए थे। रोहिणी ने फिर कभी उनसे कुछ नहीं कहा था। रवि भी पिता के नक्शेकदम पर चलकर डॉक्टर ही बना। उसने अपनी सहपाठिन गीता से विवाह की इच्छा जाहिर की, जिसकी उसे सहर्ष अनुमति भी मिल गई। अब रमाकांत को बेटे भू का भी अच्छा साथ मिलने लगा। फिर सुनैना का विवाह भी हो गया। रमाकांत व रोहिणी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, लेकिन स्थिति अब भी पहले की तरह ही थी। रोहिणी अब भी उनके सान्निध्य को तरस रही थी और रमाकांत कुछ और वर्ष काम करना चाहते थे, अभी और सेटल होना चाहते थे। शायद सब कुछ इसी तरह चलता रहता अगर रोहिणी बीमार न पड़ती। एक दिन जब सब लोग नर्सिंग होम गए थे, तब वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। घर के नौकर मोहन ने जब फोन पर बताया तो सब भागे हुए आए। फिर शुरू हुआ टेस्ट कराने का सिलसिला। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि रोहिणी को ओवेरियन कैंसर है। रमाकांत सुनकर घबरा से गए। उन्होंने अपने मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट डा भागवत को रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने देखते ही साफ कह दिया, रमाकांत, तुम्हारी पत्नी को ओवेरियन कैंसर ही हुआ है। इसमें कुछ तो बीमारी के लक्षणों का पता ही देर से चलता है और कुछ इन्होंने अपनी तकलीफ घर में छिपाई होगी। अब तो कैंसर चौथी स्टेज पर है। यह शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल चुका है। चाहो तो सर्जरी और कीमोथेरेपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। अब तो जो शेष समय है उसमें इन्हें खुश रखो। सुनकर रमाकांत को लगा कि जैसे उनके हाथ पैरों से दम निकल गया है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि रोहिणी इस तरह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वह तो हर वक्त एक खामोश साए की तरह उनके साथ रहती थी। उनकी हर जरूरत को उनके कहने से पहले ही पूरा कर देती थी। फिर यूं अचानक उसके बिना अब जाकर रमाकांत को लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। रोहिणी के अस्तित्व की कभी कोई कद्र नहीं की उन्होंने। उनके लिए तो वह बस उनकी मूक सहचरी थी, जो उनकी हर जरूरत के लिए हर वक्त उपलब्ध थी। इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी उन्होंने उसे। आज प्रकृति ने न्याय किया था। उन्हें इस गलती की कड़ी सजा दी थी। जिस महत्वाकांक्षा के पीछे भागते उनकी जिंदगी बीती, जिसका उन्हें बड़ा दंभ था, आज वह सारा ज्ञान उनके किसी काम न आया। अब जब उन्हें पता चला कि रोहिणी के जीवन का बस थोड़ा ही समय शेष रह गया था, तब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा थी। उसके बिना जीने की कल्पना मात्र से वे सिहर उठे। महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने में वे हमेशा रोहिणी को उपेक्षित करते रहे, लेकिन अपनी सारी उपलब्धियां अब उन्हें बेमानी लगने लगी थीं। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब नर्सिंग होम नहीं आऊंगी।
घर पर ही रहकर मम्मी का ध्यान रखूंगी, उनकी बहू गीता कह रही थी। रमाकांत ने एक गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, नर्सिंग होम अब तुम ही लोग संभालो। तुम्हारी मम्मी को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ऋण तो मैं किसी भी हाल में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम अब तो उसका साथ निभाऊं। उसके बाद से रमाकांत ने नर्सिंग होम जाना छोड़ दिया। वे घर पर ही रहकर रोहिणी की देखभाल करते, उससे दुनिया जहान की बातें करते। कभी कोई किताब पढ़कर सुनाते तो कभी साथ टीवी देखते। वे किसी तरह रोहिणी के जाने से पहले बीते वक्त की भरपाई करना चाहते थे, मगर वक्त उनके साथ नहीं था। धीरे धीरे रोहिणी की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। रमाकांत उसके सामने तो संयत रहते, मगर अकेले में उनकी पीड़ा आंसुओं की धारा बनकर बह निकलती। रोहिणी की कमजोर काया और सूनी आंखें उनके हृदय में शूल की तरह चुभती रहती। वे स्वयं को रोहिणी की इस हालत का दोषी मानने लगे थे। इसके साथ साथ उनके मन में हर वक्त रोहिणी को खो देने का डर होता। वे जानते थे कि यह दुर्भाग्य तो उनकी नियति में लिखा जा चुका था, लेकिन उस क्षण की कल्पना करते हुए हमेशा भयभीत रहते। अंधेरा हो गया जी, रोहिणी की आवाज से रमाकांत की तंद्रा टूटी। उन्होंने उठकर लाइट जला दी। देखा, रोहिणी का चाय का कप आधा भरा हुआ रखा था और वह फिर से आंखें मूंदे टेक लगाकर बैठी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। रमाकांत ने चुपचाप कप उठाया और किचन में जाकर सिंक में चाय फैला दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। हवा का ठंडा झोंका आकर उन्हें छू गया, लेकिन अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और मोहन को आवाज लगाकर खिचड़ी बनाने के लिए कहा। खिचड़ी बिल्कुल पतली थी, फिर भी रोहिणी बमुश्किल 2 चम्मच ही खा पाई। आखिर रमाकांत उसकी प्लेट उठाकर किचन में रखाए। तब तक रवि और गीता भी नर्सिंग होम से वापस आ गए थे। कैसी हो मम्मा? रवि लाड़ से रोहिणी की गोद में लेटते हुए बोला। ठीक हूं मेरे बच्चे, रोहिणी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में बोली। रमाकांत ने देखा कि रोहिणी के चेहरे पर असीम संतोष था। अपने पूरे परिवार के साथ होने की खुशी थी उसे। वह अपनी बीमारी से अनभिज्ञ नहीं थी, परंतु फिर भी प्रसन्न ही रहती थी। जिस सान्निध्य की आस लेकर वह वर्षों से जी रही थी, वह अब उसे बिना मांगे ही मिल रहा था। अब वह तृप्त थी, इसलिए आने वाली मौत के लिए कोई डर या अफसोस उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। बच्चे काफी देर तक मां का हालचाल पूछते रहे, उसे अपने दिन भर के काम के बारे में बताते रहे। फिर रोहिणी का रुख देखकर रमाकांत ने उनसे कहा, अब खाना खाकर आराम करो। दिन भर काम करके थक गए होगे। पापा, आप भी खाना खा लीजिए, गीता ने कहा। मुझे अभी भूख नहीं बेटा, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। बच्चों के जाने के बाद रोहिणी फिर आंखें मूंद कर लेट गई। रमाकांत ने धीमी आवाज में टीवी चला दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका मन उब गया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगाई थी, लेकिन खाना खाने का मन नहीं किया। उन्होंने सोचा रोहिणी और अपने लिए दूध ले आएं। किचन में जाकर उन्होंने 2 गिलास दूध गर्म किया। तब तक रवि और गीता खाना खाकर अपने कमरे में सो चुके थे। रोहिणी, दूध लाया हूं। कमरे में आकर रमाकांत ने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन रोहिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि वह सो रही है। उन्होंने उसके गिलास को ढक कर रख दिया और खुद पलंग के दूसरी ओर बैठकर दूध पीने लगे। उन्होंने रोहिणी की तरफ देखा। सोते हुए उसके चेहरे पर कितनी शांति थी। उनका हाथ बरबस ही उसका माथा सहलाने के लिए आगे बढ़ा। फिर वह चौंक पड़े, दोबारा माथे और गालों पर हाथ लगाया।
तब उन्हें एहसास हुआ कि रोहिणी का शरीर ठंडा था। वह सो नहीं रही थी बल्कि सदा के लिए चिरनिद्रा में विलीन हो चुकी थी। उन्हें जो डर इतने महीनों से जकड़े था, आज वे उसके वास्तविक रूप का सामना कर रहे थे। कुछ समय के लिए एकदम सुन्न से हो गए। उन्हें समझ ही न आया कि क्या करें। फिर धीरे धीरे चेतना जागी। पहले सोचा कि जाकर बच्चों को खबर कर दें, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गए। सारी उम्र रोहिणी को उनके सानिध्य की जरूरत थी, लेकिन आज उन्हें उसका साथ चाहिए था। वे उसकी उपस्थिति को अपने पास महसूस करना चाहते थे, इस एहसास को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे, क्योंकि बाकी की एकाकी जिंदगी उन्हें अपने इसी एहसास के साथ गुजारनी थी। उनके पास केवल एक रात थी। अपने और अपनी पत्नी के सानिध्य के इन आखिरी पलों में वे किसी और की उपस्थिति नहीं चाहते थे। उन्होंने लाइट बुझा दी और रोहिणी को धीरे से अपने हृदय से लगा लिया। पानी बरसना अब बंद हो गया था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।